डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हिंदी में हम नर जनन तंत्र के नाम से जानते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे सबसे पहले जो भी हमारे वीडियोज होंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नर प्रजनन तंत्र, जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। अगर हम प्रजनन की बात करें तो प्रजनन आखिर होता क्या है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? प्रजनन के द्वारा जीव अपनी ही जैसी जो है संतानों की उत्पत्ति करता है, और वो संतान जो है फर्टाइल होना चाहिए, और इस वजह से वो अपनी संख्या में तो वृद्धि करता ही है, साथ में अपने जो जाति के अस्तित्व को बनाए रखता है और अपनी जाति को विलुप्त होने से बचाता है। तो ये जो सारी प्रक्रिया है वो प्रजनन के रूप में जानी जाती है। जीवों के प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को हम प्रजनन अंग कहते हैं, तथा एक जीव के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहा जाता है। हम जानते हैं कि कोई भी जो हमारे शरीर में सिस्टम होते हैं या तंत्र होते हैं वो बहुत सारे ऑर्गन्स से मिलके बने होते हैं। इसी प्रोसेस में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे बॉडी में होता है उसमें भी बहुत सारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक साथ मिलकर जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम या प्रजनन तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीव जो है दो प्रकार के होते हैं, द्विलिंगी और एकलिंगी। द्विलिंगी जीव ऐसे जीव होते हैं जिसमें प्रजनन तंत्र जैसे नर और मादा प्रजनन तंत्र एक ही जीव में पाए जाते हैं। लेकिन जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो जनरली वो सभी एक लिंगी जीव होते हैं, अर्थात उनमें नर और मादा जनन तंत्र जो है वो अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। मनुष्य भी एक जो है एक लिंगी प्राणी है, अर्थात इसमें नर और मादा जो है अलग अलग होते हैं। जो जीव शुक्राणु उत्पन्न करता है उसे हम नर कहते हैं। अब नर प्रजनन तंत्र की हम बात करें तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। जो ऑर्गन्स हैं, सबसे पहले देखिए हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डिवाइड कर देंगे। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की। प्राथमिक जो ऑर्गन है, देखिए इसमें सिंपली जो है सबसे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की हम बात करें तो इसमें जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में हम वृषण को इसमें रखते हैं, क्योंकि यह जो है प्राइमरी, इसका जो फंक्शन है वो एक्चुअली क्या है, टू प्रोड्यूस गैमीट्स, यानी मेल जो गैमीट्स हैं उसको उत्पन्न करना वृषण का कार्य होता है। और ये जो साथ साथ गैमीट उत्पन्न करने के साथ साथ ये सेक्स हार्मोन भी स्रावित करते हैं। मेल सेक्स हार्मोन जो है जनरली इसको हम टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं। तो प्राइमरी फंक्शन जो है ऑर्गन का, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, वो गैमीट्स को प्रोड्यूस करना होता है, और उसके लिए जो ऑर्गन जो रेस्पॉन्सिबल होता है उसको हम टेस्टिस या वृषण के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की हम बात करें तो यह जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से इनका जो कार्य है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। देखिए यहाँ पर देखिए ये जो है स्पर्म को उत्पन्न नहीं करते हैं, या जो मेल गैमीट्स है उसको ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन युग्मकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संवहन करते हैं। अर्थात जैसे जो टेस्टिस में जो गैमीट्स बन रहे हैं उनको इजैकुलेटरी डक्ट तक पहुंचाने का कार्य जो है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के द्वारा कराया जाता है। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के द्वारा देखिए सेक्स हार्मोन भी सिक्रीट नहीं होते हैं, जैसा कि प्राइमरी सेक्स हार्मोन में हम पढ़ रहे थे कि यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं, लेकिन सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कोई भी सेक्स हार्मोन सिक्रीट नहीं करते हैं। और देखिए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के जो एग्जाम्पल हैं वो उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स को इंक्लूड किया जाता है, जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटेटेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंशिया एंड पेनिस।
यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक फिगर है। यहाँ पर डिफरेंट जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है। हम इसको एक एक करके यहाँ पर सभी को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जिसको हम वृषण कहते हैं, उसके बारे में। वृषण देखिए नर जनन ग्रंथियाँ हैं जो ओवल शेप्ड अंडाकार होती हैं और मेल में इनकी संख्या जो है 2 होती है। वृषण नर में पाए जाने वाला प्राथमिक जनन अंग है, जिसकी हमने पहले भी बात की थी। और देखिए इसके हम आकार की बात करें तो ये आकार इसका देखिए 4.25 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर तक होता है। वृषण जो है वो इंगुइनल कैनाल के द्वारा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंगुइनल कैनाल। वृषण जो है वो इंगुइनल कैनाल के द्वारा उदर गुहा से, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है, उससे जो है निकलकर वृषण कोश में आ जाते हैं, जो कि एक थैली जैसी रचना होती है और ये जो है हमारे शरीर से बाहर की ओर लटके रहते हैं। देखिए पिछले फिगर में हम देखें तो देखिए ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी है और ये जो है इंगुइनल कैनाल है। इंगुइनल कैनाल की देखिए ओपनिंग है, यहाँ से जो है वृषण होते हुए जो है वो स्क्रोटल सैक में आ जाते हैं। दिस इज स्क्रोटल सैक एंड दिस इज our penis and this is testis और वृषण। वृषण बूढ़ी अवस्था में ही जो है, बूढ़ी अवस्था में के 7वें महीने में जो वृषण कोश में आ जाते हैं। जब बूढ़ी अवस्था शुरू होती है नर के केस में, तो उस समय जो है पिछले जो शुरू के जो 7 महीने होते हैं उसमें जो है, शुरू के जो 6 महीने होते हैं उसमें जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी में ही रहते हैं, लेकिन 7वें महीने में भ्रूणीय अवस्था में जो टेस्टिस हैं वो वृषण कोश में आ जाते हैं इंगुइनल कैनाल के द्वारा। वृषण कोश की जो त्वचा है वो काफ़ी गहरे रंग की होती है। वृषण कोश जो है 2 खंडों में विभक्त रहते हैं, जिसके हर खंड में एक वृषण होता है। देखिए ये जो है हमारी, ये देखिए टेस्टिस बनी हुई है यहाँ पर, अगर आप देखें तो दिस इज टेस्टिस। 2 टेस्टिस होती हैं एक्चुअली, लेफ्ट एंड राइट, और जो कि स्क्रोटम सैक्स में, जो कि देखिए स्क्रोटम सैक में या स्क्रोटम में जो है बंद रहती हैं इस तरीके से। और देखिए ये जो है शरीर से नीचे की ओर लटके हुए रहते हैं। अब ये शरीर से नीचे की ओर लटके रहते हैं, इसके पीछे भी पूरी एक स्टोरी है, जिससे इनको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता रहता है और जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अब देखिए वृषण की जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा नर युग्मक अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण होता है और शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान जो है शरीर के ताप से कम चाहिए होता है। ये देखिए बहुत ध्यान देने वाली बात है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर के पर शुरू नहीं होता है। उसके लिए हमारे जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 या 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसी कारण हमारे जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में नीचे की ओर लटके रहते हैं, जिससे उनका जो तापमान जो हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम हो जाए। वृषण में एक विशेष प्रकार का द्रव भरा रहता है, जिसे हम वृषण द्रव या हाइड्रोसील के नाम से जानते हैं। देखिए अभी जो मैंने बात की थी, वृषण कोश का तापमान उदर गुहा से लगभग 2.0 से लेकर 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होता है, जो कि शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक माना जाता है। अगर हमारे जो टेस्टिस हैं अगर वो एब्डोमिनल कैविटी में ही रहेंगे तो टेस्टिस का भी जो टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा और उस तापमान पर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया जो है शुरू नहीं हो पाएगी और ऐसे पुरुषों में जो है स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता है और वो इनफर्टाइल रह जाते हैं। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देखिए दिस इज अवर टेस्टिस एंड टेस्टिस इज सराउंडेड बाय ए स्क्रोटम सैक या स्क्रोटम, है ना। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है स्क्रोटम का कि किस प्रकार से जो स्क्रोटम में जो है टेस्टिस जो है दबी हुई रहती हैं। अगर आप देखें तो स्क्रोटम में कई प्रकार की जो है लेयर्स हैं, मसल्स हैं। देखिए जैसे ये एक मसल है डार्टोस मसल्स। ये मसल्स जो है वो रेगुलेट टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। और देखिए जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट इन कोल्ड सीजन, जैसे ही हम अगर कोई जब मनुष्य जब कोल्ड रीजन में या जब कोल्ड सीजन आता है
तो ये मसल्स जो है वो सिकुड़ जाती हैं और हमारा जो टेस्टिस हैं वो बॉडी के पास आ जाते हैं। जबकि गर्मी के सीज़न में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो ये डार्टोस मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाती हैं और जो है टेस्टिस जो टेस्टिस है वो नीचे की ओर लटक जाते हैं। तो ये रेगुलेट करता है टेम्परेचर को। डार्टोस मसल्स जो हैं वो टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं। जाड़े में आपने देखा होगा कि जो हमारे जो स्क्रोटम है उसमें इस तरीके की ये सिकुड़न सी देखने को मिलती है। और इस सिकुड़न सी किस लिए मिलती है? क्योंकि ये विंटर सीजन में जब टेम्परेचर कम होता है तो जो टेस्टिस है या जो स्क्रोटम है वो टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी की तरफ ले जाता है, जिससे उसका जो बॉडी से उसको थोड़ा सा हीट मिलते रहे, जिससे उसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर बना रहे स्क्रोटम का, और जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए इसके अलावा देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो मसल्स है वो क्रीमैस्ट्रिक मसल्स हैं जो कि टेस्टिस को ऊपर उठाने का कार्य करती हैं, ठीक है ना। तो डार्टोस मसल्स जो हैं वो टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं, है ना, जिसकी वजह से स्क्रोटम सेक्स सिकुड़ता है और फैलता है। जबकि जो क्रीमैस्ट्रिक मसल्स होती हैं वो टेस्टिस को ऊपर उठाने का कार्य करती हैं, है ना। ये इस फिगर को आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि देखिए ये टेस्टिस बनी हुई है यहाँ पर, और टेस्टिस जो है स्क्रोटम सैक में है, और स्क्रोटम सैक में कई प्रकार की जो मसल्स हैं, कई प्रकार की लेयर्स हैं, सबको आप यहाँ पर एक साथ स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए हम बात करें तो देखिए वृषण के चारों ओर 3 प्रकार की लेयर्स पाई जाती हैं। टुनिका वेजिनैलिस जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, देखिए ये टुनिका वेजिनैलिस, टुनिका एल्बुजिनिया जो कि मिडिल लेयर है, दिस इज टुनिका एल्बुजिनिया, दिस इज मिडिल लेयर। टुनिका वेस्कुलोसा जो कि सबसे अंदर की लेयर है, और इसको वेस्कुलोसा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेस्कुलर होती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है टेस्टिस है जो कि स्क्रोटम सैक में इंक्लोज्ड है। इसके बारे में अभी हम फर्दर और स्टडी अभी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए वृषण जो है वो, हम वृषण की बात कर रहे थे। वृषण जो हैं वो सेप्टा के द्वारा लगभग 250 से 300 तक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में विभाजित रहते हैं। देखिए ये एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, और इसमें हम देखें तो टेस्टिस जो है वो 250 से लेकर 300 तक इसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, है ना। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, देखिए ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। जैसे ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ये दूसरा टेस्टिकुलर लोब्यूल है। इस प्रकार से एक टेस्टिस में लगभग 250 से 300 तक टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। अगर हम दोनों टेस्टिस की बात करें तो इनकी संख्या जो है 500 से 550 या 600 टेस्टिकुलर लोब्यूल तक हो सकती है। ये ध्यान रखेंगे कि सिंगल टेस्टिस में जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं वो 250 से 300 तक होते हैं। हर लोब्यूल्स में 1 से 3 तक कुंडलित शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। देखिए ये भी अगर हम लोब्यूल को फर्दर स्टडी करें तो हर लोब्यूल में, टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 तक कुंडलित शुक्रजनन नलिकाएं या सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। देखिए प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 तक, ये जो अंदर जो देख रहे हैं आप पॉइंट स्ट्रक्चर, दी स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, और इनकी संख्या जो है 1 से 3 तक होती है। तो देखिए प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में इनकी संख्या 1 से 3 तक है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, और जो जनन उपकला, और ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो जर्मिनल एपिथीलियम द्वारा लाइंड रहती हैं। जर्मिनल एपिथीलियम में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम जर्म सेल्स एवं सर्टोली सेल्स के नाम से जानते हैं। जो जर्म सेल्स होती हैं उनके द्वारा स्पर्म्स का निर्माण होता है, और जो सर्टोली सेल्स होती हैं ये कोशिकाएं स्पर्म को पोषण प्रदान करती हैं, है ना। शुक्रजनन नलिकाओं के बीच बीच में स्पेसेस होते हैं जिन्हें हम अंतराली कोशिकाओं के नाम से जानते हैं, और अंतराली कोशिकाओं को हम लीडिक सेल्स भी कहते हैं, जो कि नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि ये एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स यहाँ बनी हुई हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं।
हमने अलग अलग फिगर के द्वारा आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझाने की कोशिश की है। देखिए ये एक और फिगर है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल टेस्टिस के अंदर हैं और उनमें जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को हमने यहाँ पर टीएस सेक्शन भी काट के दिखाया है और आप इसमें देख पा रहे हैं कि जो सर्टोली सेल्स हैं वो टेस्टिस के अंदर हैं, जबकि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में आप देख रहे हैं कि ये देखिए जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं या लीडिक सेल्स कहते हैं, है ना। सर्टोली सेल्स जो हैं वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर पाई जाती हैं, ये आप देख रहे हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सर्टोली सेल्स हैं वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती हैं, जबकि जो इंटरस्टिशियल सेल्स जिनको हम लीडिक सेल्स के नाम से भी जानते हैं, यह जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्थान होते हैं वहाँ पर ये पाई जाती हैं। सर्टोली सेल्स का काम होता है टू प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द स्पर्म और लीडिक सेल्स जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करती हैं। तो इन फिगर की सहायता से आपको ये बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि सर्टोली सेल्स और जो लीडिक सेल्स हैं उनकी क्या पोजीशंस है। और ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आप यहाँ देख रहे हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं जर्मिनल एपिथेलियम से लाइन रहती हैं, जिसमें जर्म सेल्स पाई जाती हैं जो कि स्पर्म बनाने का कार्य करती हैं। सर्टोली सेल्स भी जो है वो होती हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, जो कि स्पर्म को पोषण या नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। सभी जो शुक्रजन नलिकाएं हैं वो आपस में मिलकर रेटे टेस्टिस में खुलती हैं। देखिए जो सभी जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो आपस में मिल जाती हैं और रेटे टेस्टिस में खुलती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देखिए ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सभी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो आपस में मिल जाती हैं और एक जालीदार रचना होती है, इसको हम रेटे टेस्टिस के नाम से जानते हैं, उसमें आकर ये खुल जाती हैं। बहुत ही क्लियर कट पिक्चर बना हुआ है, बहुत ही आसानी से आप लोग इसको समझ सकते हैं कि रेटे टेस्टिस जो है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के मिलने से बनती है। अब देखिए सभी शुक्रजन नलिकाएं जो आपस में मिल गई और रेटे टेस्टिस का निर्माण उन्होंने किया, जो कि अब रेटे टेस्टिस जो है वो फर्दर जो है शुक्र अपवाहिका या वास इफ्रेंसिया बनाती है, जो कि सीलिएटेड होती है। यह रेटे टेस्टिस से शुक्राणुओं को अधिवृषण या एपिडिडाइमिस तक लाने का कार्य करती है। जो वास इफ्रेंसिया है वो रेटे टेस्टिस को जो है एपिडिडाइमिस से जोड़ने का कार्य करती है। ये आप देख रहे हैं रेटे टेस्टिस है और रेटे टेस्टिस से जो है स्पर्म जो हैं, जो यहाँ पर स्पर्म होते हैं वो वास डिफरेंसिया के माध्यम से जो है रेटे एपिडिडाइमिस में पहुँचा दिए जाते हैं। ये एपिडिडाइमिस जो है एक ट्यूबुलर एक स्ट्रक्चर है, लंबी कुंडलित रचना होती है और वास डिफरेंसिया आप देख रहे हैं, ये वास डिफरेंस जो है वास इफ्रेंसिया के द्वारा जो है वो सारी जो स्पर्म्स हैं वो जो है एपिडिडाइमिस में छोड़ दिए जाते हैं। वास इफ्रेंसिया की खास बात होती है कि ये जो है सीलिएटेड होती है, इसके अंदर जो है सीलिया पाए जाते हैं और ये सीलिया बहुत सॉफ्ट होते हैं, जो कि शुक्राणुओं को धीरे धीरे जो है एपिडिडाइमिस की ओर लाने का कार्य करते हैं। वृषण से जो शुक्राणु कोशिकाएं अधिवृषण में चली जाती हैं, ये हमने अभी पढ़ लिया है, जहाँ वे संचित रहती हैं और वृषण का प्रमुख कार्य शुक्राणुओं का निर्माण करना और नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति करना है, ये हम पहले ही जान चुके हैं। देखिए इसका जो अगला भाग है वो अधिवृषण है। अधिवृषण को एपिडिडाइमिस के नाम से जानते हैं। यह लगभग जो है 6 मीटर लंबी एक कुंडलित नलिका होती है जिसमें शुक्राणु जो है स्टोर रहते हैं और इनका मैच्योरेशन भी जो है अधिवृषण में ही होता है। इस एपिडिडाइमिस के 3 भाग होते हैं, कैपेट एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस और कॉडा एपिडिडाइमिस। कैपेट एपिडिडाइमिस जो है पहला भाग है और कॉर्पस एपिडिडाइमिस जो है पूरे एपिडिडाइमिस की तरह से बॉडी बनाता है और कॉडा एपिडिडाइमिस जो कि लास्ट पार्ट है उसको हम कॉडा एपिडिडाइमिस के नाम से जानते हैं। शुक्रवाहिका वास डिफरेंस यह एक पतली नलिका होती है जिसकी भित्तियां मांसपेशियों की बनी होती हैं। अधिवृषण के कॉडा एपिडिडाइमिस से शुक्राणु जो है शुक्रवाहिका के एम्पुला में पहुंचते हैं और शुक्रवाहिका अधिवृषण को शुक्राशय से जोड़ती है और ये शुक्राणुओं को आगे की ओर बढ़ाने का काम करते हैं।
एक फिगर मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाया था जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि ये देखिए, ये जो है आप देख रहे हैं कि ये भी एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही फिगर है, जिसमें हमने और जो इसकी जो ऑर्गन्स हैं इसमें इसको क्लियरली यहाँ पर दिखाया है। दिस इज नोन एज द एम्पुला। ये जो फूला हुआ भाग है इसको हम एम्पुला के नाम से जानते हैं। तो अधिवेशन के कॉडा एपिडिडाइमिस से शुक्राणु जो है शुक्र वाहिका के एम्पुला में पहुंचते हैं। एम्पुला जो है एक फूला हुआ भाग होता है और ये इसको हम शुक्र वाहिका का ही भाग मानते हैं, ये एपिडिडाइमिस का भाग नहीं है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये एम्पुला है। अब देखिए, स्कनन नलिका की हम बात करें तो इसको हम इजैकुलेटरी डक्ट के नाम से भी जानते हैं। यह सेमिनल वेसाइकिल एवं बास डिफरेंस के मिलने से बनता है। देखिए, सेमिनल वेसाइकिल की हम बात करें तो देखिए ये सेमिनल वेसाइकिल है, और बास डिफरेंस की हम बात करें तो देखिए ये जो है ये ग्रीन कलर की या ब्लू कलर की, लाइट ग्रीन कलर की जो रचना है ये ट्यूब है, ये जो है बास डिफरेंस है। और दोनों जो है सेमिनल वेसाइकिल और बास डिफरेंस आके इस पॉइंट पर मिल रही हैं और इसको मिलने के बाद ये इजैकुलेटरी डक्ट में जो है कन्वर्ट हो जाती है। और इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो सीधे हमारे जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है, जिसको हम पेनिस के नाम से जानते हैं, वहाँ पर चली जाती है। और इजैकुलेटरी डक्ट के द्वारा ही जो है स्पर्म जो हैं वो फीमेल गोनोपोर में जो है रिलीज किए जाते हैं जब हमारा पेनिस जो है इरेक्ट होता है। अगर हम स्पर्म के पाथवे की बात करें तो देखिए स्पर्म का जो पाथवे होता है वो देखिए सेमनीफरस ट्यूब्यूल, सेमनीफरस ट्यूब्यूल से फिर देखिए रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से वो वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया से वो एपिडिडाइमिस में जाता है। एपिडिडाइमिस में के 3 भाग थे, कैपट एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस और कॉडा एपिडिडाइमिस। कॉडा एपिडिडाइमिस से ये वास डिफरेंस में प्रवेश करते हैं और वास डिफरेंस से फिर ये इजैकुलेटरी डक्ट के माध्यम से जो यूरिथ्रा में आकर ओपन होते हैं और फिर ये आकर जो है यूरिथ्रा के द्वारा ही ये जो है फिर फीमेल बॉडी में जो है रिलीज किए जाते हैं। देखिए, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं अबाउट द टेस्टिस। जैसे एलिफेंट और जो एक्वाटिक मैमल्स होते हैं और जो प्रोटोथीरियंस हैं जो कि एग लेइंग मैमल्स हैं, उनकी जो टेस्टिस होती हैं वो इंट्रा एब्डोमिनल होती हैं, अर्थात जो है उदर गुहा के अंदर पाई जाती हैं। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म है, क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म। क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म का मीनिंग होता है जब हमारे जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा से जो है वृषण कोष में नहीं आ पाते हैं, अर्थात वो उदर गुहा में ही रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाती है, क्योंकि उनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिल पाता है। तो ऐसे पुरुष में जो है वो शुक्राणु नहीं बन पाते हैं और ये जो है इनफर्टाइल रह जाते हैं। तो एक टर्म और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कैस्ट्रेशन कहते हैं। सामान्यतः जो है बुल्स जो बैल होते हैं उनमें जो है वृषण को हटा दिया जाता है, उनके जो टेस्टिस है उनको क्रश कर दिया जाता है, फोड़ दिया जाता है, जिससे उनके अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना बंद हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनने के कारण ऐसे जो बुल्स होते हैं वो जो है ज़्यादा ओबीडियंट, ज़्यादा आज्ञाकारी होते हैं और उनसे फिर कई तरह के जो है एग्रीकल्चरल वर्क कराए जाते हैं। सामान्यतः ऐसे बुल्स जिनको कैस्ट्रेटेड कर दिया जाता है उनको हम बुलक्स या ऑक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारा इम्पोर्टेंट कुछ ऑर्गन्स थे जो कि नर जनन तंत्र से संबंधित हैं और हमने इनको कई फिगर्स के माध्यम से आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया है। नर जनन तंत्र थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, और कॉम्प्लिकेटेड होने के साथ साथ ये बहुत कॉम्पैक्ट भी है कि एक बहुत ही छोटे से रीजन में बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं एक साथ कार्य करके जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलावा इसमें जो कुछ सहायक ग्रंथियां भी होती हैं जो कि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को असिस्ट करती हैं, और उनकी हम बात करें तो देखिए
सबसे पहले सेमिनल वेसाइकिल है, ये एक सहायक प्रजनन ग्रंथि है जिसके द्वारा एल्कलाइन सिक्रीशन निकलता है जो कि वीर्य का 60% तक भाग बनाता है। जो हमारा जो सीमेन होता है उसका जो 60% भाग है वो जो है सेमिनल वेसाइकिल के द्वारा ही बनता है। और इस जो एल्कलाइन जो सिक्रीशन है इसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। दूसरी जो एसेसरी ग्लैंड है उसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। यह जो है हमारे जो मूत्र मार्ग यूरेथ्रा और से मूत्राशय तक संबंध रहती है। इसके द्वारा एल्कलाइन प्रोस्टैटिक फ्लूइड का स्रावण होता है जो कि दूधिया, गाढ़ा, चिपचिपा और जेली जैसा पदार्थ होता है और यह वीर्य का लगभग 30% तक भाग बनाता है। इसमें सिट्रिक एसिड, कैल्शियम एवं फॉस्फेट पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारी जो है एसेसरी ग्लैंड हैं। इन पे ऊपर जनरली जो है क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि मानव जन्म तंत्र में जो है कौन सी जो है सहायक ग्रंथियाँ होती हैं। ये तीसरी जो ग्लैंड है वो काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है। इसका जो कि एक जोड़ा होता है और इसके द्वारा जो है पारदर्शी जेली जैसा तरल पदार्थ स्रावित होता रहता है। और यह यूरिथ्रा की जो अम्लीयता है, जो फीमेल जो यूरिथ्रा है उसमें जनरली कुछ बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, इससे उसकी अम्लीयता बढ़ जाती है। तो उसकी जो अम्लीयता को ख़त्म करने का काम है ये काउपर्स ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। यह योनि के अंदर पेनिस के लुब्रिकेशन में सहायता भी करती है। देखिए लास्ट जो पार्ट है वो सिस्न या पेनिस या इसको हम एक्सटर्नल जेनिटलिया के नाम से जानते हैं। यह पुरुषों का जो है कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है और इस कॉपुलेटरी ऑर्गन के माध्यम से ही शुक्राणु जो है मादा के प्रजनन तंत्र में पहुंचते हैं। मूत्रमार्ग मूत्राशय से प्रारंभ होकर सिस्न से गुजरकर उसके ऊपरी भाग में खुलता है और सिस्न में अत्यधिक रक्त की आपूर्ति होती है। साथ ही साथ इसकी पेशियां भी विशिष्ट प्रकार की होती हैं जो इसे कड़ापन या स्टिफनेस प्रदान करती हैं। सिस्न जो है वो जो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है वो सीमेन को शरीर से बाहर निकालकर मादा की योनि तक पहुंचाने का कार्य करता है। मेल रिप्रोडक्टिव या सिस्टम या जो स्पर्म है या सीमेन उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं जो मैंने यहाँ पर नोट किए हैं। जो एवरेज पीएच जो है सीमेन का वो 7.2 टू 7.8 होता है जो स्लाइटली एल्कलाइन होता है। मेल्स टिपिकली एजुकुलेट जो है एक बार में जो है एक एजुकुलेशन में जो है 2 से लेकर 5 ml तक सीमेन जो है फीमेल बॉडी में जो है रिलीज किया जाता है। The average sperm count is between 40 million to 300 million sperm per ml। एक जो एजुकुलेशन में लगभग 40 मिलियन से लेकर 300 मिलियन तक स्पर्म जो है एक जो ml जो सीमेन होता है उसमें जो स्पर्म की संख्या है, देखिए बहुत ही ब्रॉड ये बिग नंबर है। 40 मिलियन से लेकर 300 मिलियन तक जो है स्पर्म एक ml सीमेन में होते हैं। कभी कभी इन स्पर्म की संख्या जो है सीमेन में कम हो जाती है तो एक डिसऑर्डर जो है क्रिएट हो जाता है, इसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। ओलिगोस्पर्मिया मतलब लो काउंट ऑफ स्पर्म। इसके अलावा देखिए एक टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हाइपर स्पर्मिया है। हाइपर स्पर्मिया में देखिए इज ए कंडीशन इन विच ए मैन प्रोड्यूसेस ए लार्जर देन नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ सीमेन। जब सीमेन का वॉल्यूम जो है वो एक एवरेज लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम हाइपर स्पर्मिया के नाम से जानते हैं। सीमेन वॉल्यूम पर एजुकुलेशन 1.5 टू 7.6 ml भी हो सकता है, कहीं कहीं किसी बुक में इसको 1.5 टू 7.6 ml जो है रिपोर्ट किया गया, लेकिन अधिकांश बुक में आप देखेंगे 2 to 5 ml ऑफ सीमेन जो है पर एजुकुलेशन जो है रिलीज किया जाता है। अब देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हाउ लॉन्ग कैन ए स्पर्म सेल लाइफ वंस इनसाइड वुमेन्स बॉडी। जब एक बार जो है सीमेन के साथ जो स्पर्म जो रिलीज कर दिए जाते हैं वुमेन बॉडी में तो वहाँ पर वो कितने समय तक जो है अलाइव रहते हैं, तो इसका आंसर है अबाउट 48 आवर्स। अगर स्पर्म को रिलीज किया गया है फीमेल बॉडी में तो अगर उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, जनरली जो है इतने सारे स्पर्म में से केवल एक ही स्पर्म जो है फीमेल एग को जो है फर्टिलाइज कर पाने में जो है सक्षम होता है और बाकी सारे जो स्पर्म्स हैं वो धीरे धीरे जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो बाकी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो इनकी जो लाइफ है वो 2 दिन तक होती है।
तो निश्चित ही आप लोगों को ये जो वीडियो है उसके माध्यम से जो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बताने की कोशिश की है, तो आप इसको काफ़ी अच्छे से इसको समझे होंगे। और मेरा आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को, जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है बायो एजुकेटर्स, उसको सब्सक्राइब करें। और हमारे जो चैनल्स हैं उनको आप जो है सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे जो इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेंगी। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही हमारे चैनल्स को आप अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी बेनिफिट मिले। और जो लोग हमारे चैनल्स के बारे में अभी अवेयर नहीं है उनको भी आप हमारे चैनल्स के बारे में ज़रूर बताएं, जिससे हम लोग और अच्छे अच्छे वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। Thanks a lot for watching my video.